स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के अंदर हार्दिक स्वागत है। हार्दिक क्या है आप लोगों का? सबका स्वागत है। चलो तो अपनी एक बार बात स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे बारे में वैसे नवीन जी ने बता ही दिया होगा। मेरा नाम नरेंद्र है। मेरा नाम क्या है? नरेंद्र। स्प्रिंग बोर्ड फैकल्टी से हूं मैं। और तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोगों ने इतना बड़ा सोचा कि आरएस की तैयारी की जाए, इसी के लिए आप लोगों को सबको जो है वो हार्दिक बधाई। और विशेषकर ये हार्दिक बधाई उन लोगों के लिए जो अपनी खुद की स्व इच्छा से आए हैं कि भाई अपना देखो, यहां पे दो दो प्रकार के स्टूडेंट्स आते हैं। एक होते हैं जो खुद की इच्छा से आते हैं, जिनको लगता है कि मुझे भविष्य के अंदर आरएस बनना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। सेकंड नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको उनके पेरेंट्स भेजते हैं। तो दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास में। फिर वापस इनका अगर अपन लोग वर्गीकरण करें आगे कि सब कौन से स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सफल होने का रेशियो ज्यादा रहता है, तो जो स्व इच्छा से आते हैं उनका रेशियो ज्यादा रहता है। और जिनको पेरेंट्स भेजते हैं उनका भी रेशियो अच्छा रहता है, क्योंकि जिनको पेरेंट्स भेजते हैं उनका वापस वो भी दो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो वो होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, मेरे पेरेंट्स का जो है वो सपना है, इसको मुझे पूरा करना ही है। सेकंड नंबर, शायद तक जो वो यहां पर आए तब उन लोगों को शायद तक इसका आरएस का या फिर सिविल अधिकारी होने का महत्व पता नहीं था, लेकिन जब यहां पर आते हैं तो उसके बाद में उनको इसका महत्व पता चल जाता है कि इस सोसाइटी के अंदर एक आरएस अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है, या कोई भी अधिकारी अपना जीवन कैसे जो है वो व्यतीत करता है, या फिर एक जो है वो बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है। और जब इंसान को इस बात का पता चलता है ना कि ये फर्क है इनमें और इनमें, तो उसके बाद में उनकी मेहनत एकदम से दुगनी हो जाती है। और ये जो होते हैं वो फिर लड़ाका बन के निकलते हैं। लड़ाके का मतलब समझते हैं अपन लोग, योद्धा। वो फिर वो डबल स्पीड से मेहनत करते हैं। इसलिए भले किसी भी प्रकार से आप यहां पर आए हो, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो भी यहाँ पे आते हैं सेमिनार में, तो हम लोग सामान्यतः यही कहते हैं कि भाई आप लोग सब लोग जो है वो बधाई के पात्र हैं। ठीक है, और आप लोगों को सबको इसके लिए मतलब है ना, डेफिनेटली जो वो जितनी बार बधाई दी जाए वही कम है, क्योंकि अपन लोग देख रहे हैं जिंदगी में इतना कंपटीशन है। और वर्तमान के अंदर इस कंपटीशन के अंदर एक सफल जीवन व्यतीत करना ही अपने आप में एक जीवन है। केवल सुबह उठना और सुबह से लेकर शाम तक जो है वो दिन निकालना, और फिर या फिर अपन एक बात कहें कि एक सर्टन एज है, उसको जीना ही जीवन नहीं है। जीवन तो सभी लोग व्यतीत करते हैं, लेकिन अच्छा जीवन ही अपने आप में क्या होता है? एक अच्छा जीवन है। लोग बात करते हैं कि भाग्य, किस्मत वगैरह सब कुछ ही, उन सब के ऊपर बात करें तो शायद तक यदि उसको अच्छे से अनुभव किया जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाग्य होता है या किस्मत होता है। भाग्य, किस्मत सब कुछ ही होते हैं, और वो सब कुछ आपके खुद के हाथों में होते हैं। आपके खुद के क्या होते हैं? हाथ में होते हैं। आपसे परे कहीं पर भी नहीं होते भाग्य या किस्मत। इसके लिए एक छोटा सा किस्सा भी है कि एक बार कहीं पर कोई एक साधु जाते हैं, और वो साधु एकदम से भविष्यवाणी कर देते हैं कि मुझे भविष्य दिखता है। और सबसे मेन बात है, मुझे भविष्य दिखता ही नहीं है, मैं लोगों को भविष्य देखना सिखाता हूं। तो वो जो पहली वाली बात कही ना, मैं मतलब मुझे भविष्य दिखता है, वो शायद तक इतनी असरकारक नहीं थी लोगों के ऊपर। लोगों को लगा दिखता होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं लोगों को सिखाता हूं कि भविष्य कैसे देखा जाता है, तो लोगों के कान एकदम से सबके जो है वो एकदम से खुल गए। और क्या बात कर रहे हो बाबा जी, आप जो भविष्य जो देखना सिखाते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल देखना सिखाता हूं। तो उनके पास एकदम से लाइन ही लग गई। लाइन लग गई तो लोग आ गए अपने अपने हाथ लेकर, किस्मत की रेखाएं लेकर, और कहा बाबा जी हमें भी दिखा दो एक बार, तो आप कैसा भविष्य देखते कैसे हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं जो है वो भविष्य देखता हूं, वो देख रहा हूं तुम में। तो एक आदमी कहता है कैसे? कि आज से 10 साल पहले तुमने जो भी सपने देखे थे, जो तुम्हें पता है, शायद तक मुझे पता नहीं है, क्या वो पूरे हुए? इस बात पर उसने कहा नहीं, पूरे नहीं हुए। तुमने क्या क्या सपना देखा था उसको याद करो, और उसके बाद में देखो कि तुमने क्या क्या गलतियां करी जिसकी वजह से तुम्हारे सपने पूरे नहीं हुए, और तुम क्या क्या ऐसे काम करते जिसकी वजह से तुम्हारे सपने पूरे हो सकते थे। अब ये बताओ, तुम यदि ये गलतियां नहीं करते, ये काम करते, तो क्या तुम्हारे सपने पूरे होते? उस आदमी ने कहा बिल्कुल मेरे सपने पूरे होते। तो कहा वो तो समय चला गया, भूत को तो हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन आज जो तुमने सपने देखे हैं ये गलतियां दोबारा मत करना। 5 साल बाद में जब तुम अपने आप को देखोगे, तब तुम्हें आज की तारीख याद आ गया, मतलब है ना, बिल्कुल आएगी, और तुम्हें लगेगा कि आज से 5 साल पहले मैंने एक सपना देखा था, और आज ये मेरा सपना पूरा हुआ, क्योंकि मैंने उस समय ही भविष्य देख लिया था। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि आपका भविष्य आपकी खुद की क्या है? हाथ में है। अपना आने वाला कल यदि किसी भी वजह से खराब होता है, थोड़ा ज्यादा, या अपना आने वाला कल यदि अच्छा होता है या बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उसके लिए आज के आपके कर्म ही उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा और कुछ भी उत्तरदायी नहीं होता। अपने साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है?
हम स्वयं हैं, हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। बस दुनिया के अंदर एक मतलब अच्छा खासा वर्ग है जो वो लोगों को देता रहता है दोस्त के साथ, मेरे मेरे हालात ऐसे नहीं थे, मेरे जो है वो परिस्थितियां कुछ वैसी थी। ऐसा कुछ नहीं है। सफल लोग हर जगह से निकल कर आते हैं। सफल लोग शहरों से, मेट्रोपॉलिटन सिटी से निकल कर आते हैं, गांवों से निकल कर आते हैं, कस्बों से निकल कर आते हैं, और जो ढाणियां होती है उनसे भी निकल कर आते हैं। तो सफलता का ऐसा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है कि सब इस पर्टिकुलर फील्ड का व्यक्ति ही इस फील्ड के अंदर सफल होगा। तो ये तो एक रही बात कि हर व्यक्ति सफल हो सकता है। हर व्यक्ति क्या है? सफल हो सकता है। बस अंदर केवल एक वही होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, एक प्रकार का बस मोटिव होना चाहिए। यदि अपने पास जो है वो सही डायरेक्शन में मोटिव है तो आप डेफिनेटली सफल होंगे। ठीक है। और फिर इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म राजस्थान के अंदर और कोई भी नहीं है। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को सबको पता है। राजस्थान के अंदर सबसे अच्छा मोटिव है वो है आरएस। वो क्या है? आरएस। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जीवन जीने का वो आरएस ही है। या फिर और भी खूब मतलब बहुत सारे, मैं ऐसा नहीं नहीं कहूंगा कि यही एकमात्र जो है वो प्लेटफॉर्म है आरएस की जॉब। बाकी वाले भी है, लेकिन जितने भी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है उनमें से एक है आरएस की नौकरी। एक क्या है? आरएस की नौकरी। इंसान समाज के अंदर जिस प्रकार से आरएस बनने के बाद में अपना जीवन व्यतीत करता है ना, तो उसको लगता है कि मैंने मेरे जीवन के साथ न्याय किया है। और सबसे मेन बात क्या है कि उसमें मैंने नहीं होता। अभी जब आप एक बार ऐसा जो है वो आप मतलब आप लोग फिक्स करते हो कि मुझे आरएस बनना ही है, तब आदमी के दिमाग में यही होता है कि यदि एक बार मेरा आरएस के अंदर सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा आरएस के अंदर, उस दिन आपकी लाइफ तो पता नहीं सेट होगी या नहीं होगी। होगी तो भी कितनी होगी वो तो मतलब है ना, भविष्य बताएगा कि आपकी लाइफ कितनी सेट हुई है। पर मैं आपको पक्का प्रॉमिस वादे के साथ कहता हूं कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है। और उसके लिए आप होंगे। उसके लिए कौन होंगे? आप होंगे। पता नहीं आरएस बनने पर आपको तो कितनी खुशी होगी कि नहीं होगी, वो तो जिस दिन आपकी रैंक आएगी उस दिन ही अपन लोग डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी खुशी होगी। लेकिन आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी, ये आप आज ही फील कर सकते हो कि जब मेरा रिजल्ट आएगा तब पता नहीं मेरी आंखों में तो आंसू होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आप अनुभव कर सकते हो कि मेरी मम्मी के, पापा के या और भी जितने रिश्तेदार हैं उनकी आंखों में जो है वो क्या अपने लिए फीलिंग होगी। क्योंकि उसके लिए अपन एक सामान्य से देखते हैं कि 10th का रिजल्ट आता है, 12th का रिजल्ट आता है, तब भी हम लोग देखते हैं कि शायद तक अपने परसेंटेज अच्छे या बुरे से अपने से भी ज्यादा फर्क जो है वो बाकी वाले लोगों को पड़ता है। अपना क्या होता है कि उस समय अपन थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं, इसलिए अपन अपने ही अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए अपने को लगता है कि हमने जो कुछ भी किया इसका फर्क केवल मुझको पड़ रहा है। नहीं, आपके दाएं बाएं इर्द गिर्द आपको बहुत ज्यादा चाहने वाले, आपको कम चाहने वाले या आपको थोड़ा चाहने वाले, उन सब के ऊपर फर्क पड़ता है। उनके मतलब उनके सबके ऊपर क्या है? फर्क पड़ता है। इसलिए जीवन के अंदर उद्देश्य और लक्ष्य हमेशा बड़ा रखें, जो कि आप लोगों ने रखने का जो है वो निश्चित किया है कि साहब मेरे को ये मतलब करना ही है। फिर भी मैं टेक्निकली इसके अंदर वापस जो है वो थोड़ा सा बात को थोड़ा टेक्निकली करते हैं कि लक्ष्य और उद्देश्य में भी थोड़ा सा फर्क होता है। और वो ये फर्क है कि उद्देश्य अधिकतर जो है वो सफल हो जाते हैं, लक्ष्य हमेशा पूरे होते हैं। उद्देश्य के अंदर तो आदमी ये कहता है कि मेरा जो है उद्देश्य है आरएस अधिकारी बनने का। ठीक है। इसका मतलब इसमें कहीं न कहीं फर्क है, परसेंटेज रेशियो जो है आपका कहीं न कहीं बिगड़ा हुआ था। मतलब शायद तक मेरा उद्देश्य है, उद्देश्य का मतलब है कि हाँ मुझे आरएस बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे आरएस ही बनना है। लेकिन जब अपन कहते हैं कि मेरा लक्ष्य है आरएस बनने का, इसका मतलब मुझे लाइफ में बनना क्या है? आरएस ही बनना है। सफलताएं असफलताएं इनके सबके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, सबके लिए इनके मायने अलग अलग होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पहले ही अटेम्प्ट में आरएस बन जाए। ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि हर व्यक्ति को दो दो अटेम्प्ट भी देने पड़े। क्योंकि आजकल तो रेशियो इस मतलब कुछ इस प्रकार से हो गया है, यूपीएससी के एग्जाम के अंदर देख लो। एक टाइम था जब जितने अनुभवी व्यक्ति होते थे सिविल सर्विसेज में उनके ही सिलेक्शन ज्यादा होते थे। लेकिन अभी जो एक प्रकार का पीरियड एरा चल रहा है, उसके अंदर अपन देखते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले, सेकंड अटेम्प्ट देने वाले और फोर्थ अटेम्प्ट देने वाले सबके रेशियो लगभग बराबर चल रहे हैं। ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की संख्या दिन ब दिन जो है वो क्या ही होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कारण है सिंपल से। एक तो आजकल जो है वो यंग जनरेशन है, उनमें जोश भी ज्यादा है, लगन भी ज्यादा है। और उसके बावजूद उन सबके ये जोश और लगन पहले के लोगों में भी थी। पर पहले सब कुछ ही जो है वो आपको जो है ना पढ़ने वाला मटेरियल या कोचिंग संस्थान इतने इजी अवेलेबल नहीं थे। एक आदमी को मेहनत तो करनी है, लेकिन वो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े वही समझ में नहीं आता था।
तो पहले तो ये होता था कि आप रास्ते पे भागना आरंभ कर दो, ठोकरें खाओ गिरते जाओ, ठोकरें खाओ गिरते जाओ, और फिर आपका एक जो पूरा ट्रैक पूरा हो गया, फिर वापस सेकंड टाइम भागो। तो सेकंड टाइम में आदमी को पता होता है कि यहाँ पे एक ठोकर लगती है, तो वो वहां से बच निकलता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जो है ये प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से पहले ही बता दिया जाता है कि यहाँ ये ठोकरें वगैरह आती है, तो वो इसलिए आप इससे चाहो तो बच सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म से जो भी बातें बताई जाती है सब जो है वो लोग उनको ऐसे कैसे मानते हैं। कौन सा मानते हैं? अपने पेरेंट्स अपने को बचपन से इतनी सारी बातें करते आए हैं, अपने में मतलब अपने कौन सी बातें मानी है? जब भी 12 मतलब 10th का या है ना, जब भी एग्जाम होता है तो 10th के एग्जाम से पहले अधिकतर लोग जो है वो देवी देवताओं को याद करते हैं और फिर अपने आप को कोसते हैं। शायद तक आप भी उनमें से कुछ लोग होंगे, भाई हम भी है, मैं भी हूं, ठीक है, आप भी होंगे, मतलब सारे नहीं लेकिन मतलब है ना कुछ लोग होंगे जो यूं कहते हैं यार बहुत गलतियां कर दी इस साल तो मैंने, और ये मतलब प्रभु लाज रख लेना इस बार तो, इस बार थोड़े बहुत परसेंटेज ढंग से आ जाए और इस बार इस सब्जेक्ट के अंदर प्लीज बेड़ा पार लग जाए, कम से कम डी नहीं तो 65 70 72 के आसपास नंबर आ जाए, अगले साल तो पक्की गलती नहीं करूंगा मैं, ऐसे प्रॉमिस करता है युवा अपने आप से एग्जाम से जस्ट पहले। और उसमें यही होता है आगे से कोई गलती नहीं। 11th के अंदर बिल्कुल सिंसियर पढ़ाई करेंगे और फिर 11th वाली पढ़ाई का रिजल्ट मिलेगा 12th में, क्योंकि 12th में वैसे वैसे पढ़ाई करेंगे। लेकिन 11th आते ही आदमी सोचता है यार ये तो 11वीं है, इसमें थोड़ी मौज मस्ती तो क्या है बनती बनती है, तो वो 11th में उस ट्रैक पे चला जाता है। फिर वो जैसे ही वापस स्कूल खुलते हैं 12th के अंदर, तब वापस सोचता है यार अभी तो स्कूल खुले ही है, अभी तो क्लासेस वगैरह भी सेट हुई नहीं है, तो कम से कम जुलाई जुलाई तो मौज का क्या है बनता ही है, तो वो जुलाई उसमें निकाल देता है। फिर अगस्त यूं ही निकल जाता है तुक्के तुक्के में। फिर आदमी अपने आप से प्रॉमिस करता है कि बस दीपावली तक जो है वो ठीक है, थोड़ा बहुत जो टाइम पास करना है कर लो, दीपावली के बाद में तुम्हें यूं पढ़ूंगा, किताबें भी मुझसे यूं लगेगी, किताबों को लगेगा यार कौन आ गया भाई, छोड़ता ही नहीं है, बिल्कुल रात दिन पढ़ता ही रहता है। फिर आदमी वापस यही मतलब प्रॉमिस करता है जनवरी से पक्का, 1 जनवरी से। लेकिन फिर वापस 12th के एग्जाम आते हैं और 12th के एग्जाम में वापस आदमी अपने आप को वैसे ही कोसता है जैसे वो मतलब उसने अपने आप को कब कोसा था, 10th के अंदर कोसा था। ठीक है, तो यहां पे इस प्लेटफॉर्म का कहने का मतलब है कि यहां पे भी हम लोग इतनी सारी बातें बताते हैं तो मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं भी मानते हैं, सेम स्कूलिंग की तरह ही है। लेकिन फिर भी अब जो है वो कंपटीशन भी बढ़ गया है और कंपटीशन के पीछे एक तो टेक्नोलॉजी सबसे मेन कारण है, सब कुछ इजी अवेलेबल हो गया है। पहले कोई भी एक पेपर आता था उसमें कुछ भी डाउट वाउट होता था और उसका डाउट क्लियर करने के लिए लोगों को दुनिया भर की बुक्स खरीदनी पड़ती थी। लोग जो है देखते थे कि यार इस किताब में नहीं उस किताब में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो अब आप एक सिंगल फैक्ट के लिए तो किताब खरीदने से रहे। इसलिए आदमी अपने जो वो फ्रेंड्स के वहां पे जाता था, रूम पे जाता था, कहता तेरे पास ये किताब है क्या, फिर उससे वो बुक लेकर उसमें से कुछ ना कुछ डाउट वाउट चेक करता था। आजकल ऐसा कुछ नहीं हो गया है। आजकल तो आपको कोई भी चीज को क्लियर करना है, आप यूट्यूब पे डालो, गूगल पे डालो, आपके उससे रिलेटेड उसकी दाएं बाएं ठीक है इर्द गिर्द पूरा विकिपीडिया नहीं पूरा एनसाइक्लोपीडिया खुल जाता है, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और वही एनसाइक्लोपीडिया जो है बहुत इजी तरीके से जो है वो आजकल कोचिंग संस्थान जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपका उद्देश्य है तो भी बहुत अच्छा है, उसमें असफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और यदि ये आपका लक्ष्य है आरएस बनना तो उसमें सफलता पक्का आपकी ही है, उसको मतलब आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ये हम भी मानते हैं आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत तो क्या है करनी पड़ती है, और वो मेहनत आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। वो एक सिंपल से एक कहावत भी है, अपन जैसे कहते भी है कि यदि आपको स्वर्ग देखना है तो मरना आपको खुद को ही पड़ेगा, यदि आपको आरएस बनना है तो उसके लिए मेहनत भी आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। तो अब ये बात आती है कि जब मेहनत आपको खुद को ही करनी है तो फिर एक कोचिंग का महत्व क्या होता है। तब मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता दूं कि सेल्फ स्टडी करने वालों को भी के भी सिलेक्शन होते हैं और जो कोचिंग के माध्यम से पढ़ते हैं उनके भी सिलेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग कोचिंग नहीं करते उनके सिलेक्शन नहीं होते हैं। आजकल जो है वो यूपीएससी के अंदर तो सेल्फ स्टडी वालों के सिलेक्शन होते ही है, बहुत ज्यादा होते हैं। आरपीएससी वालों में आरपीएससी के एग्जाम आरएस के एग्जाम में फैक्चुअल पोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है, या फिर आप मतलब आरपीएससी का जो भी पैटर्न है आरएस के एग्जाम का वो एक पैटर्न वैसा होता है कि कई बार क्या होता है कि आपको किसी भी चीज के बारे में जानकारी जो है वो केवल 20 या 30 वर्ड्स की ही है, लेकिन उसका सवाल आ जाता है बड़ा, आपको उसको 60-70 में लिखना पड़ता है। या फिर कोई एक टॉपिक होता है जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास जो है वो कोई 500 मतलब है ना वर्ड्स के आसपास की है, लेकिन एकदम से वही सवाल आ जाता है केवल और केवल 50 वर्ड के अंदर, और कई बार तो हद तब हो जाती है जब आ जाता है केवल 20 वर्ड के अंदर। तो ये जो लिखने की प्रैक्टिस है ये आरएस का एग्जाम आईएएस के एग्जाम से थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए मतलब इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, इसके लिए क्या चाहिए प्रैक्टिस। तो आरएस के अंदर भी जो है वो सेल्फ स्टडी से भी जो है वो सिलेक्शन होते हैं, लेकिन कोचिंग का महत्व केवल इतना हो जाता है कि कोचिंग उस ये जो आपकी मेहनत होती है उसको बहुत कम कर देती है।
फाइनल सिलेक्शन तो आपकी मेहनत से, ये तो सही है, लेकिन कोचिंग आपको जहां से आप जीरो लेवल से यदि स्टार्ट करते हो तो आपको 50-60% तक ले जाके छोड़ती है सबको। उसके बाद में जो जितना मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। ठीक है, तब अपन बात करेंगे भाई कोचिंग से क्या होता है। तब कोचिंग का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि कोचिंग से एक जो पढ़ाई के अंदर कंटिन्यूटी बनती है, निरंतरता जिसको अपन लोग कहते हैं। और आजकल किसी भी कंपटीशन के लिए नहीं, हर काम के लिए निरंतरता चाहिए। जो आदमी एक छोटा मोटा काम कर रहा है, अपन ज्यादा बड़े बड़े एग्जाम्पल तो क्यों ही लें, अपन क्यों यहाँ पे एलन मस्क, अडानी, अंबानी की बातें करें, या फिर जो है वो है ना, ठीक है, सुंदर पिचई की बातें करें। अपन सिंपल ही बात करें कि जो यहाँ ठेले के ऊपर जो एक पोहा लगाता है, उसमें भी जिसके अंदर निरंतरता ज्यादा होगी उसका काम अच्छा चलेगा। ठीक है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो कोचिंग एक तो आपको निरंतरता के लिए प्रेरित करती है, सबसे बड़ा फायदा तो यही है। वरना आदमी आलस कर जाता है। ठीक है, आलस कैसे करता है, कैसा, संडे के दिन अक्सर लोग जिनकी छुट्टी होती है ना, उनमें से अक्सर लोग ब्रश लेट करते हैं, स्नान भी लेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्नान करते भी नहीं है, वो तो संडे को अपना अधिकार मानते हैं कि भाई आज तो संडे है, आज गाय का स्नान। ठीक है, तो वैसे यदि कोई आदमी में यदि निरंतरता नहीं है तो वो मतलब है ना, फिर वही हो जाता है, क्या यार ठीक है, मतलब अलार्म बज गया, नींद आ रही है तो आप मतलब ठीक है, इंसान वापस सो गया। लेकिन यदि कोचिंग है तो वो कभी वापस नहीं सोता। तब तो उसको लगता है नहीं यार, जो अलार्म जो है वो बंद करेगा और फिर क्या, नहीं कोचिंग जाना तो पड़ेगा ही, नींद तो आ रही है। और ये होता कितनी देर का है ये स्ट्रगल, 2-3 मिनट का। केवल एक बार जो है वो रजाई कंबल हटानी होती है और एक बार जाके मुंह धोना होता है, उसके बाद आदमी भूल जाता है वो मतलब है ना उस स्ट्रगल को। फिर वो कोचिंग आता है, कोचिंग आता है तो उससे कंटिन्यूटी ठीक है बन जाती है कि भी कोचिंग है। फिर हर चीज का एक शेड्यूल हो जाता है, स्टार्टिंग अच्छी होती है, एंड क्या होता है, अच्छा होता है, प्रॉपर वे में होता है एंड। प्रॉपर वे में कैसे होगा, दिन भर वो लाइब्रेरी जाएगा, खाना खाएगा, सेल्फ स्टडी करेगा, ये भी करेगा, रात को भले चलो वो मतलब है ना पढ़ पढ़ा के। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई के अंदर, ये जो टेक्नोलॉजी है इसके प्रोज भी है और मतलब कॉन्स भी है, इसके फायदे भी है और सब नुकसान भी है। फायदे बहुत है, नुकसान उतने कुत्ते हैं कि हर आदमी की आजकल अपन लोग देखते हैं सोते समय इच्छा हो ही जाती है कि एक बार जो है वो 5 या 10 मिनट के लिए चेक कर लो मोबाइल। और जो वो 5 या 10 मिनट के लिए चेक करने बैठता है, उसके बाद में कब 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन यदि यदि निरंतरता होती है तो वो आपको बार बार नॉक नॉक करती है, भाई अब सो जा, ये लाइक वाइक सुबह देख लेना, क्योंकि सुबह 7 बजे क्लास है। सुबह 7 बजे क्या है, क्लास है। तो ये आपको एक मोटिव देता है कि भाई सोने के लिए। तो कंटिन्यूटी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे मेन तो ये है। फिर कोचिंग का इसके अलावा जो काम है वो है एक प्रकार का प्रतिस्पर्धा। एक आदमी जब अकेला मेहनत करता है तो शायद तो उसको पता भी नहीं होता है, वैसे तो देखो हर प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी एक जो देखा गया है कि सामान्यतः जब आप मतलब है ना बैच में आते हो, सबके साथ पढ़ते हो, लिखते हो, तो आपको यूं पता रहता है कि भाई अच्छा ये ज्यादा पढ़ रहा है, मैं क्या है कम पढ़ रहा हूँ, या मैं ज्यादा पढ़ रहा हूँ, ये कम पढ़ रहा है, वगैरह वगैरह हमेशा दिमाग में रहता है। तो ये जो आपके आस पड़ोस का एनवायरमेंट है, ये आपको लगातार आगे से आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है हमेशा ही। आदमी को जो है वो लगता है कि मैं किस रेस में हूं, क्या मैं वाकई में रेस में हूं या हूं भी नहीं। और ये मूल्यांकन अपने आप में अच्छा रहता है हमेशा ही। क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि मेरे को बहुत कुछ आता है, लेकिन जब यहां आते हैं तब पता लगता है कि ले, वो यूं बोलते भी नहीं है, वो केवल चुपचाप फील करते हैं कि जो मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा आता है, वो यहां पे वाकई में बहुत कम है। क्योंकि आपके 10th और 12th के परसेंटेज डिसाइड नहीं करते कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही पढ़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए उनका परसेंटेज तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन बेसिक नॉलेज बहुत कम होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके परसेंटेज बहुत कम होते हैं, लेकिन उनको बेसिक नॉलेज क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। आपको हर प्रकार के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि 12th के परसेंटेज जो वो डिसाइड करते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, वो आपने लिया, उसके अंदर आपने फाइट करी, इसलिए आपके परसेंटेज ज्यादा है। सिविल सर्विसेज में आते फेवरेट कुछ भी नहीं होता। यहां आपके जो है वो कुल मिला के 17-18 सब्जेक्ट है, छोटे मोटे मिला के। अब आपको बोली पसंद है नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तब हो जाती है कि भाई अब जो है वो लड़ाई एक जैसी। अब लड़ाई क्या होती है, एक जैसी होती है। तब एक जैसी लड़ाई के अंदर जो है वो वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनका अपन कहते हैं सर्वांगीण विकास, कि चारों तरफ से जिनका डेवलपमेंट हो रखा होता है। वरना कुछ लोग जैसे किसी एक सब्जेक्ट के भरोसे आ जाते हैं कि भाई मेरा इसमें ये इतने इतने परसेंटेज है, तब कहते हैं वो बहुत शानदार बात है, ये आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जो आपको सब कुछ ही पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी इंप्रूव करनी पड़ेगी।
साइंस मैथ्स वालों को ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ह्यूमैनिटीज वालों को साइंस मैथ्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो वो सारे के सारे पढ़ने पड़ते हैं। और ये सब पढ़ने का तात्पर्य ऐसा भी नहीं है कि आप लोग ऐसा सोच लो, अरे यार इतना सारा पढ़ना है क्या। ये किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी फील्ड में एक्सपर्टिज्म नहीं है कि आपको इसका एक्सपर्ट बनना है। यदि आपको एक्सपर्ट बनना होता तो आप पीएचडी करने के लिए जाते, एमफिल के लिए जाते। आपको एक मोटा मोटी अनुमान होना चाहिए, ऊपरा ऊपरी, कि जो बायो ऐसा कहती है, बायो में बॉटनी के में है, ये है, जूलॉजी में ये है, हिस्ट्री में ये है, इकोलॉजी में ये है, या फिर जो भी आपका पॉलिटी ज्योग्राफी उसके अंदर मेन ये है। इसलिए इसके अंदर आपको एक्सपर्टिज्म तो लाना ही नहीं है, एक जो मोटा मोटी आपको अनुमान होना चाहिए। तो वो एक हो जाता है। तो वो होता है आपके अंदर जो वो प्रतिस्पर्धा की भावना जो है वो बढ़ती है कोचिंग के अंदर। फिर होता है सबसे मेन बात, उसके भी मेन, वैसे सारी बातें मेन ही होती है खैर, मूल्यांकन। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप मतलब है ना, कई बार तैयारी कर रहे होते हो और आपको खुद को ही पता नहीं होता कि मेरे को कितना आता है। तो यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं, हर वीक टेस्ट होते हैं, आपके खुद के बैच का टेस्ट होगा, बाकी वाले जितने बैचेस चल रहे हैं उनके टेस्ट होंगे वो, और इसके अलावा जो भी टेस्ट सीरीज वालों के भी टेस्ट होते रहते हैं। तो उनका चलो वो तो आप टेस्ट देते नहीं हो, लेकिन उनकी भी जब आप रैंक देखते हो, नंबर देखते हो, तब आदमी को लगता है कि आखिर मैं इस जो लड़ाई में, इस कॉम्पिटिशन में कहां पे स्टैंड करता हूं और कहां पे। इससे आपको ये भी जो है वो पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि कभी टेस्ट होगा उसके अंदर आपकी रैंक जो है टॉप 10 में, 20 में आएगी, कभी आपका जो है वो टेस्ट होगा उसमें हो सकता है आपकी रैंक जो है वो 200 में भी नहीं हो। तब आदमी को इसे टाइम टू टाइम पता लगता रहता है कि भाई अपन ये करें, वो करें, ठीक है, ये पढ़ लें, ये भी है। अब ये मतलब इन सब का फायदा क्या होता है कि जो शिक्षकों का अनुभव कोचिंग के अंदर, ये भी एक जो है वो पहलू है। एक जो टीचर है उसने अपने जमाने में जितनी पढ़ाई करी वो करी, लेकिन उसके अलावा अभी पिछले कई सालों से वो टीचर केवल सुबह जो है वो लेकर, सुबह 6-7 बजे से लेकर शाम को, या आप ऑलमोस्ट मान लो पूरी जिंदगी में वो इसी में ही इन्वॉल्व है। सुबह से शाम तक वो जो वो है ना, क्लासेस के अंदर बिजी रहना, मतलब और फिर जो स्टूडेंट्स है उनके साथ कन्वर्सेशन, बातचीत करना, तो वो जो अनुभव है ना वो काम आता है, उसका फायदा मिलता है साफ साफ तौर से कि भी स्टूडेंट्स कौन कौन सी गलतियां करते हैं और कौन कौन सी गलतियां नहीं करते। हम कई बार बताते हैं क्लासेस के अंदर कि ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ये प्रश्न आपको यदि अभी दिया जाए तो हर कोई कर देगा सॉल्व, लेकिन यही प्रश्न यदि आपको एग्जाम हॉल के अंदर दिया जाए तो वो सॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? कई सारे कारण होते हैं। एग्जाम फोबिया होता है, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, कई सारी चीजें होती है। तो ये कौन कौन सी गलतियां अपन को नहीं करनी है, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो वो टीचर के अनुभव से अपने को लगातार पता रहता है। जैसे कई बार होता है कि कई बार स्टूडेंट्स, अच्छे अच्छे ब्राइट स्टूडेंट जो है वो प्री का एग्जाम बिगाड़ के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी एक प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं कि साहब ये तो मैं सही करूंगा ही करूंगा, और जैसे ही किसी भी व्यक्ति ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया उसके साथ गड़बड़ हो जाती है। कोई एक स्टूडेंट है जिसने साहब जो मान लो कि मतलब बीए किया, अरे सॉरी बीए किया, एमए किया हुआ किसी भी सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, उसको लगता है यार पॉलिटी का प्रश्न मैं नहीं करूं, नेट जेआरएफ हूं मैं तो इसमें, इसलिए मैं तो इसको करूंगा ही करूंगा। और फिर वो उसके ऊपर अटक के शायद तो हो सकता है सही भी कर ले, लेकिन सही करने के चक्कर में 15 मिनट खराब कर देते हैं। रीजनिंग के प्रश्न को कई बार लोग जो प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं कि रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग का तो मेरे आज तक कभी गलत होता ही नहीं है, इसलिए इसको तो मैं सही करूंगा ही करूंगा। तो ये कोचिंग में सीखने को मिलता है अपने को कि किसी भी चीज में इतना इन्वॉल्व मत हो, अपने यहाँ पे प्रतिष्ठा का प्रश्न किसी को बनाना ही नहीं है। तो ये शिक्षकों का अनुभव, एक टीचर नहीं, इतने सारे टीचर्स आते हैं, वर्सेटाइल जो है वो ठीक है हो जाता है उनका व्यक्तित्व। तो वो सबकी बातें सुन सुनकर अपन एक स्टैंडर्ड पैरामीटर सिद्ध करते हैं, सेट करते हैं कि अच्छा अपने को इस तरीके से जो है क्या है पढ़ना होता है, अपने को ये करना है, ये नहीं नहीं करना है। फिर यहाँ पे इतने सारे आपके जो टॉपर्स आते हैं टाइम टू टाइम, तो वो टॉपर्स आते हैं तो वो भी खुद के मतलब मिला ना अनुभव बताते हैं। वो भी कहेंगे कि भाई मैंने ऐसे कौन कौन से काम किए जिस वजह से मेरा जो है वो पहले ही अटेम्प्ट के अंदर इतनी जो है वो टॉप रैंक लग गई थी, केवल इतने टाइम के अंदर, तो ये मैंने कुछ किए थे। तो ये भी एक प्रकार का अनुभव है। कुछ टॉपर्स आते हैं जो यूं कहते हैं कि मेरे यार एक दो एक नंबर कम रह गए वरना मेरी रैंक ये होती, और वो एक दो नंबर कम कैसे रहे इसका भी कारण बताएंगे कि मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी वहां पे ऐसी ऐसी। तो ये भी एक काम रहता है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे कि वाकई में एक कोचिंग की इंपोर्टेंस इसके अलावा कौन है। तो एक सिंपली साइकोलॉजी के अंदर अपन लोग कहते हैं कि किसी भी चीज को 10 बार पढ़ने से बेटर है एक बार सुन लो। सुनी हुई चीज हमेशा क्या रहती है? याद रहती है। सब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पे कोचिंग संस्थान के अंदर जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, भले किसी भी कोचिंग में पढ़ाया जाता हो, स्प्रिंग बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं से भी पढ़ो, मतलब स्प्रिंग बोर्ड में जो भी पढ़ाया जाता है वो सब मार्केट में अवेलेबल है।
ऐसा नहीं है कोई टीचर आके आपके सामने कुछ ऐसे गोल्डन वर्ड निकालेगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा सब बुक्स में लिखा हुआ है। सब बुक्स में क्या है? लिखा हुआ है। बुक्स में यदि कुछ नहीं है तो वो है उन टीचर्स का अनुभव। वो जरूर वो बातों बातों में बताते हैं, बातों बातों में करते रहते हैं, या फिर एग्जाम्पल देने के तरीके, चीजों को समझाने के लिए। कि भी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन बुक में मतलब उस चीज को पढ़ने से चीज समझ में नहीं आती शायद कई बार। लेकिन टीचर वो बिल्कुल ही सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं और बिल्कुल एकदम से यूं बात बात करते हैं, और वो इधर से कहते हैं मेरे गांव की एक बात है, ऐसे करके बात खत्म कर देते हैं। फिर कहते हैं हाँ यार, अभी जस्ट अपने ये लाइन पढ़ी थी। तब स्टूडेंट को लगता है कि अच्छा, अपने को अभी तक ऐसा लग रहा था कि सर अपने कोई गांव की बात बता रहे हैं, जबकि जब बात बात खत्म हुई तब पता लगा अच्छा गांव की बात तो थी, साथ में बात थी इस लाइन को समझने की कि भाई इस लाइन का मतलब क्या है, ये है। तो चीजें सुनने से ज्यादा बेटर याद रहती है अच्छे से। तो कहता है कि 10 बार पढ़ने से जो बेटर है कि एक बार पढ़कर उनको लिख लो, और 10 बार लिखने से बेटर है एक बार सुन लो, तो वो ज्यादा याद रहती है। और जो चीजें देखने लायक है उनको आप एक बार देख लो। 10 बार सुनने से भी बेटर है कि एक बार उनको क्या कर लो, देख लो। आप कभी नहीं भूलते। आप में से जो भी जयपुर के लोग हैं उनके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल, या जो भी आप जहां कहीं से भी आते हैं उनका एक सिंपल सा एग्जांपल देख लें। कभी अपन लोग बात करें जंतर मंतर की या हवा महल की, आप हवा महल के बारे में 5 बार पढ़ लो, शायद तक आपको इतना परफेक्ट तरीके से याद रहेगा ही नहीं। लेकिन आप किसी से एक बार सुन लो और वो सुनाने वाला आपको यूं यूं बताए कि साहब ये आदमी था, इन्होंने बनाया था, ये आर्किटेक्ट था, ऐसे ऐसे बनाया हुआ, उसको देखने पर ऐसा लगता है जैसे क्राउन हो। किसका क्राउन लगता है? तो साहब भगवान कृष्ण जी का जो है वो क्या ही लगता है, क्राउन लगता है। तो वो ज्यादा याद रहेगी। उससे भी बेटर है, देखिए मान लो साहब कभी संडे की छुट्टी है और आप बाइक लेके निकल लिए और वहां पे जाके आपने देख लिया उसको, अब आपके सामने हवा महल सामने है, जंतर मंतर आपके सामने है, और फिर कोई ऐसा व्यक्ति भी साथ में जिसको इसके बारे में नॉलेज भी है, तो वो आपको फटाक से बताया गया कि इस टाइम पे इसका निर्माण हुआ था, ये इसके आर्किटेक्ट थे। तो अच्छा ये थे क्या, लाल खां करके आर्किटेक्ट थे क्या? अच्छा देख लो, हाँ यार क्राउन की तरह लगता तो है। ठीक है, और उसके बाद में आप उसको घूम के आ जाओ, आप कभी नहीं भूलोगे। उससे रिलेटेड कभी आपका सवाल जो है वो कभी गलत नहीं होता। तो ये होता है एक जो कोचिंग का महत्व, कि भाई आपको वहां पे जो वो चीजें सुनने से ज्यादा याद रहती है। इसके अतिरिक्त एटमॉस्फेयर, वातावरण, यहाँ क्या आपको ये वातावरण केवल कोचिंग में ही नहीं मिलेगा, कोचिंग के बाहर भी मिलेगा। आप सिंपली स्व इच्छा से चाय की थड़ी पे चले गए, पोए खाने के लिए चले गए, आपकी भले आप बात नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आपके पास में जो 3 स्टूडेंट खड़े हैं ना, वो जो मतलब कोई न कोई टॉपिक की बात कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो होता है कि भाई स्टूडेंट्स अपने खुद के हितों से जुड़ी हुई बातें ही करते रहते हैं। तो वो जो बातें कर रहे हैं, आप भले पोए खा रहे हो, खड़े हो, लेकिन आप जब उनकी बातें सुन रहे हो ना, तो आपको एक मतलब एक प्रकार से रिवीजन ही हो रहा है। वो आपको चीजें याद रहती है, वो आपको चीजें क्या है, याद रहती है। फिर कोचिंग का योगदान की बात करें तो कोचिंग के अंदर आपको मिलता है जो एनवायरमेंट का ही एक पहलू है कि आपका यहाँ पे ग्रुप बनता है। वो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप ग्रुप कैसा बनाते हो। इसके अंदर किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना कोचिंग का, ना फैकल्टी मेंबर का, ना आपके पेरेंट्स ने जो आपको जो भी यहाँ पे जो कुछ भी कह के भेजा हो भाई ये करना वो करना, उनका वो आपका खुद का। हालांकि वो कहते हैं ना कि भाई पुरानी शिक्षाएं काम आती है, कि जो भी पेरेंट्स ने अपने को सिखाया है, फैमिली से हम लोगों ने जो भी सीखा है वो भी काम आते हैं। क्यों, कोचिंग में तो आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले भी मिलेंगे, शांत स्वभाव के भी मिलेंगे, बहुत ज्यादा बातें करने वाले भी मिलेंगे, लापरवाह टाइप के लोग भी मिलेंगे। वो क्या, बस वो आपके ऊपर है कि आप उसमें से किन लोगों के साथ अपना ग्रुप बनाते हो। क्योंकि आप जैसा ग्रुप बनाओगे उससे ही आपकी स्टडी होती है। यदि आप आए, एडमिशन ले लिए, आपने स्टार्टिंग में दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से कर ली जो जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, तो इससे आपके सफलता के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और आपने आते ही दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से कर ली जो सब लापरवाही है, जिनको लगता है कि भाई मैं तो अभी या तो अंडर एज हूं या मैं इतना सीरियस नहीं हूं पढ़ाई के लिए, तो फिर आपके भी जो है वो चांसेस जो है वो घट जाते हैं। क्योंकि पिछले अपन बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं देंगे, जस्ट पिछले वाला एग्जाम्पल के देते हैं कि एक क्लासरूम है, ये तो नहीं था, दूसरा था, हाँ, तो उसके अंदर जो है वो 2 बेंचों पे 7 लोग बैठते थे। ठीक है, लोग तो शायद 8 या 9 ही होंगे, उनमें से 2 का तो नहीं हुआ फाइनली सिलेक्शन, 7 लोगों का सिलेक्शन है 2 बेंच से, साथ साथ में बैठते थे। ठीक है, और फिर वो जब वापस यहाँ सिलेक्शन के बाद में आए तो हमने जो भी बैचेस चल रहे हैं अभी कंटिन्यू उनको भेजा। भेजा तो उन लोगों ने जैसे ही कहा हम जो है वो हम ये हमारा पूरा ग्रुप यहाँ साथ में बैठता था, 7-8 लोगों का, और 7 का सिलेक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका ग्रुप मतलब ग्रुप डिस्कशन करते थे, आपस में बातें ही वही करते थे। बाकी वाले शायद तक ब्रेक हो तो वो लोग ब्रेक में गए, पानी की बोतल वगैरह भर के लेके आ गए, उसके बाद में जो है वो ये कुछ न कुछ टॉपिक जो है वो आप मतलब आपस में डिसाइड कर लिए। ठीक है, ऐसे और ऐसे एक नहीं,
वो तो चलो उनका सातों का हो गया। एक वापस नीचे क्लास रूम है, उसके अंदर साइड में मुझे आज भी उनके चेहरे याद आते हैं। वो है ना, जब भी आते हैं तब कहते हैं सर याद है हम लोग साइड में बैठते तो साइड में, तो वो कहते हैं हाँ। तो कहते तो वो एक दिन आए और यहाँ पे साहित्यिक सेमिनार में कहा या कहीं और कहा था क्लास में कि हम यहाँ बैठते थे। तो उसके बाद नेक्स्ट डे उस स्टूडेंट उस बेंच पे बैठने के लिए लोग 1-1 घंटे पहले आने लग गए। तो नेक्स्ट डे हमने जाके कहा भाई बेंच पे बैठने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। बेंच पे बैठने से हो तो कल को कोई बेंच खरीद के ले जाएगा घर पे और कैसा मैं तो बेंच पे ही बैठा रहूंगा, वो नहीं होता। मतलब ये फर्क पड़ता है आपके सर्कल से। किससे फर्क पड़ता है? सर्कल से। हालांकि उस दिन में हमारे लिए तो ये एक प्रकार से मजाक का विषय, क्योंकि वो जो स्टूडेंट के सर बाकी वालों की फीस तो बोले कितनी भी हो, ये जो हमारी बेंच है ना इसकी फीस तो 3-3 गुना करनी पड़ेगी। तो ये है ना सफलता की बेंच है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो है वो अच्छा सा फ्रेंड सर्कल बनाए। अच्छा सा क्या है? फ्रेंड सर्कल बनाए। यहां पर ही नहीं, इसके बाहर भी, ये भी सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं पीजी में भी एडमिशन लेते हैं, तो हम तो ये भी कहते रहते हैं कि पीजी का एनवायरनमेंट खुद भी देखते रहा करो। भी आपका रूम पार्टनर जो है वो अच्छा होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए, एटलीस्ट शांत होना चाहिए, बोले पढ़ाई कम करे ज्यादा करे, कम से कम आपको डिस्टर्ब तो नहीं करे। एक जो है वो कुछ होते हैं जहां पे पढ़ाई का माहौल ही नहीं होता। जहां पे पढ़ाई का माहौल नहीं होता तो आप भले कितना ही प्रयास कर लो मैं तो इसी माहौल में रहकर जो है वो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, नहीं, आपकी भी इच्छा तो हो ही जाएगी उनके साथ गप्पे शप्पे लड़ाने की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोचिंग का ये एक महत्व होता है। कोचिंग का ये क्या होता है? महत्व होता है। तो इसके अलावा ये तो कुछ मेन डायमेंशन है जिसके ऊपर अपन लोगों ने बातें करी है, वरना डायमेंशन खूब सारे हैं। वरना डायमेंशन क्या होते हैं? खूब सारे होते हैं कि भाई मैं ये कर लूं वो कर लूं, और फिर हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। बस उसके लिए जरूरत है तो वो केवल एक ही चीज की जरूरत है कि आपके खुद के अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। आपके क्या है ना, वो खुद के अंदर क्या होनी चाहिए? ललक होनी चाहिए। क्योंकि ये सारा एनवायरनमेंट तो सबको ही मिलता है, ठीक है, सबके लिए समान ही होता है। सबके लिए क्या होता है ना, समान ही होता है। लेकिन फिर भी मतलब उनमें से कुछ होते हैं जो हमेशा एनी टाइम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, एनी टाइम जो है वो लोगों से कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं, काम की बातें करते रहते हैं, अपने उद्देश्य से कभी भी भटकते नहीं है। और वो जो कहते हैं ना, हमारे गांव में कहावत है कि आप में से मतलब वैसे कुछ लोगों को तो जो है वो याद मतलब है ना समझ में भी नहीं आएगी कि भाई घर्रो चूलो याद रखनो। इसका मतलब हिंदी में होता है कि भाई आप जब भी आओ तो अपने घर की परिस्थितियां, घर का चूल्हा का मतलब होता है घर की क्या है? परिस्थितियां, एनवायरमेंट याद रखें कि किन परिस्थितियों में हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे परिस्थितियों का तात्पर्य ऐसा नहीं होता है कोई मतलब बुरा ही तात्पर्य हो कि भाई यदि मतलब घर की आर्थिक स्थिति मतलब अच्छी नहीं है तो आप मतलब अपना दायित्व बनता है कि अपन उसको अच्छी करें, और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो अपना दायित्व बनता है उसको और ज्यादा अच्छी करें। और घर की स्थिति आर्थिक सामाजिक हर प्रकार से, आप उसको केवल पैसे से नहीं ना ही जोड़ें, आर्थिक सामाजिक ठीक है हर प्रकार से, और वो शानदार है तो आप तो अपना उत्तरदायित्व बनता है उस लीगेसी को मतलब कंटिन्यू रखें, उसको जो है वो परंपरा को मतलब क्या रखें, मतलब कंटिन्यू करें। कम से कम अपनी वजह से वो तो डूबना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सा प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा तो बस तो इन चीजों को अपन रखें तो ये एक कोचिंग का महत्व है। ये कोचिंग का क्या है? महत्व है। तो इसके अतिरिक्त यदि अपन बात करें कि भाई आरएस को ही क्यों मतलब चुना जाए, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था राजस्थान के अंदर सबसे बेटर जो है वो ऑप्शन है, उनमें से एक कौन सा होता है? आरएस। फिर ये बात आता है कि भाई स्प्रिंग बोर्ड ही वर्तमान में सबसे अच्छा क्यों है, ये भी लोग जो है वो प्रश्न कहते हैं। तो देखो इसके अंदर इस टॉपिक के ऊपर अक्सर हम लोग कम ही बोलते हैं। इसके ऊपर शायद तक हम मतलब हमेशा से बोलने से जो है वो बचते ही हैं कि भाई स्प्रिंग बोर्ड ही सबसे बेटर क्यों है। उसके लिए वही होता है कि अब खुद के मुंह से खुद की प्रशंसा क्या ही करें। उसके लिए तो वही होता है कि भाई जो लोग कहते हैं आपसे वही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड शुरू से ही आप लोगों को पता होगा पहले तो एडवर्टाइजमेंट करते भी नहीं थे बिल्कुल ही। और आज भी हम लोग जब भी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनसे जब फॉर्म वॉर्म भरवाते हैं कभी कभी, तो भी उसमें पता लगता है कि अभी भी जो है वो मतलब सारे लोग माउथ पब्लिसिटी से ही आते हैं। माउथ पब्लिसिटी से क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हर बार जिनके सिलेक्शन होते हैं तो उनके सबके छोटे भाई बहन यहीं पे पढ़ते हैं। इसके अलावा जितने भी सेलेक्ट होते हैं उनके जो वो है 2 4 5 रिश्तेदार यहीं से होते हैं, या फिर अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग उनके नंबर वंबर कहीं से लेके उनको कॉल वॉल करते हैं तो वो भी यही कहते हैं स्प्रिंग बोर्ड ही जाओ आप तो। इसके अतिरिक्त भी जिनके सिलेक्शन नहीं भी होते हैं, ठीक है, और वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ही जो है वो आप मतलब पहला अटेम्प्ट दो और वो उसके बाद में जो है वो आपको एकदम से जो हो ही जाता है। कई बार नहीं भी होता है, कई सारे कारण होते हैं, सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ता है वापस, ठीक है। कई बार हो सकता है कि उसमें भी जो है वो कुछ न कुछ जो है वो अड़चने आ जाए, लेकिन वो भी सब यही प्रकार इसी प्रकार का जो है वो सजेशन देते हैं। इसके पीछे कुछ कारण है, उसके पीछे जब अपन आते हैं तभी अपने को पता लगता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो यही है, एक तो बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट है,
फैमिली टाइप का सा एनवायरनमेंट है। आप किसी भी पुराने स्टूडेंट से यही कहोगे कि स्प्रिंग बोर्ड में सबसे ऐसा क्या है, तो वो ये कहेंगे एक तो भी जो है वो फैमिली एनवायरनमेंट है। फैमिली एनवायरनमेंट क्यों है? फैमिली एनवायरनमेंट या मतलब इसलिए जितने भी टीचर्स है, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स है, वो आपको बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाएंगे या फिर पढ़ाते हैं कि उनको लगता है कि भाई आपकी सफलता ही उनका जीवन का उद्देश्य है। अब इसमें से कुछ लोग होते हैं, अरे यार सर आप ऐसे कैसे सोचते हो, तब हम कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हमारे हित आपके हितों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यदि हम आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक अच्छा ही हो जाता है। इसलिए सही बात तो ये है कि हमारे हित आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो कनेक्शन जुड़ाव होता है ना, ये ज्यादा मेहनत करने के लिए जो है वो प्रेरणा देता है। तो फैकल्टी मेंबर सारे के सारे अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हेल्पफुल है सारे के सारे। कि भाई आप क्लास खत्म होने के बाद में पहली चीज तो क्लास को भी बहुत आराम से पढ़ाया जाता है, एक एक चीज को बहुत जो है वो ढंग से समझाया जाता है। कोई भी टीचर आएंगे वो आपसे आते ही सबसे पहले यही कहेंगे कि आप में से मतलब ना सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। बहुत सारे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आएंगे, कुछ लोग जो है वो मैथ्स मतलब उस बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ लोग जो है वो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, आईटी सेक्टर वगैरह से भी आते हैं। हर जो है वो मतलब कॉमर्स के आएंगे, साइंस के आएंगे, हिस्ट्री के मतलब आर्ट्स के आएंगे, सब आएंगे। तब अपन यही कहेंगे कि हर सब्जेक्ट को यहाँ से बेसिक से स्टार्ट किया जाता है और बेसिक से लेकर सबसे लास्ट तक जो है वो अपन पहुंचते हैं, ताकि सबके फंडे एक साथ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फिर जो है वो टेस्ट सीरीज चलती रहती है आपकी, तो आपका जो है वो मूल्यांकन होता रहता है, टाइम टू टाइम टॉपर्स आते रहते हैं, और फिर जितने भी यहाँ की जितने भी फैकल्टी मेंबर है वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मतलब एक तो जो है वो मेन बात थी, मैंने कहा था कि भाई सारे आपके लिए हमेशा हेल्पफुल इसलिए रहते हैं कि वो क्लास के अंदर ही इतना अच्छे से समझा देते हैं कि वैसे कोई डाउट रहता भी नहीं है। लेकिन फिर भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी एक दो स्टूडेंट्स को यदि उसमें समझ में नहीं भी आते हैं, तो उसको बकायदा व्यक्तिगत रूप से आराम से चीजों को जो है वो समझाया जाता है कि भाई ये ऐसे ऐसे है, समझ में आया। ठीक है, तो वो एक चीज है। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार केवल पढ़ा दिया